So this will become 3 का square as 9. 9 into 3 will be 27 and we'll be opening up this bracket. So ये हो जाएगा मेरे पास 3k minus 3 plus 9 is equal to 0. Is equal to 0. So 27 में से मैं क्या करूँगा, 3 को माइनस कर लूँगा. So I'll be left with 24 and 24 में हम क्या करेंगे कि 9 को ऐड कर लेंगे. So this will become 33. So 3k plus 33 is equal to 0 आ जाएगा. अब 3k is equals to minus 33 एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं 3 के साथ कैंसिल कर लूँगा. सो k की वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ जाएगी, -11 आ जाएगी. सो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -11 आ गई. ठीक है जी. सो दिस इज फ्रॉम द रिसेंट पास्ट एग्जाम्स. सो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जी log m की पावर n कैन बी रिटन एज, log m की पावर n कैन बी रिटन एज. सो log m की पावर n को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, log m की पावर n को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है. तो देखिए लॉ का रूल है. सो लॉ का रूल है कि जो टर्म पावर में पड़ी हुई होती है, जो टर्म पावर में पड़ी हुई होती है वो स्टार्ट में आकर मल्टीप्लाई हो जाती है. सो log a रेज टू द पावर b हो तो दिस विल बी रिटन एज b टाइम्स log ऑफ a. So b times log of a. So this will be written as log m power n can be written as n times log of m. n times log of m. Next question, very popular question. ठीक है जी. So question ये है कि sum of cube roots of unity क्या होगा. So cube roots of unity का sum क्या होगा. So cube roots of unity का sum जो है वो क्या होगा, वो क्या हो गया. एक मिनट. एक सेकेंड, मेरा ख्याल है एक माउस और कनेक्ट हो गया. मेरा ख्याल है कि टीवी का एयर माउस किसी ने यूज़ किया वहां से, और वो यहाँ पर भी कनेक्ट हुआ हुआ था कि ब्लूटूथ ऑन थी, तो इस वजह से ये इशू आया. अच्छा जी. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. वेरी पॉपुलर क्वेश्चन आज इन द एग्जाम्स मेनी मेनी टाइम. द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो क्या होगा. तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम जो है दैट इज 0 एंड जो प्रोडक्ट है इनका वो होता है 1. तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर. So these are the cube roots of unity. They are omega square plus omega plus 1 and they are equal to 0. एंड अगर प्रोडक्ट पूछ ली जाए, क्योंकि प्रोडक्ट भी आता रहा है एग्जाम के अंदर, तो प्रोडक्ट जो होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो क्या होगा, वो होता है ओमेगा स्केयर डॉट ओमेगा डॉट 1 एंड दैट विल बी ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1. ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 के इक्वल होता है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 21. इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस अंडर रूट 5 इज. तो सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी कि जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है और उसका रेडियस जो है डैट इज अंडर रूट 5, और रेडियस जो है ना वो उसका अंडर रूट 5 है. तो रेडियस उसका अंडर रूट 5 है. सो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर. x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर. सो लेट मी टर्न ऑफ द ऑटो शेप्स. तो आर का स्क्वायर आर की पावर 2 होता है, वेयर एस एच एंड के, ठीक है, दे आर इट्स सेंटर. सो एच एंड के जो है वो इसका सेंटर होते हैं. तो यहाँ पे तो सेंटर ओरिजिन है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दे आर 0,0. ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दे आर 0,0. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 हो जाएंगे, दे आर 0,0. तो यहाँ पे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर कर देंगे.
इज इक्वल टू आर का स्क्वायर कर देंगे, तो आर क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे, तो √5 का स्क्वायर कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है जी। So the next one is equation of a circle with center at origin and radius under √5 is। वो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी कि जो कि लाए करता है ओरिजिन के ऊपर, जिसका सेंटर लाए करता है और उसका रेडियस जो है वो √5 है। सो ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन का मतलब ये है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दे विल बी 0,0, दे विल बी 0,0। तो रेडियस क्या है आर, सो रेडियस आर जो है दैट इज गिवन एज √5 है, तो रेडियस आर जो है वो √5 गिवन है, ओरिजिन जो है वो 0,0 के ऊपर इसका सेंटर गिवन है। अब सर्कल की जो इक्वेशन है दैट इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर आ जाएगा। सो h एंड k आर सेंटर्स, h कोमा के आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। सो x माइनस, तो h जहाँ पर 0 है क्योंकि ओरिजिन है, y भी यहाँ पर 0 है, सॉरी k भी यहाँ पर 0 है, y तो y है, और r क्या है मेरे पास √5 का स्क्वायर है। तो सिंपली मैंने क्या किया है कि इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को प्लग इन कर दिया है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। एच कोमा के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और सेंटर क्योंकि ओरिजिन के ऊपर लाया करता है इसका, दैट इज 0,0, से x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट का क्वेश्चन है, कह रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है। सिमिलर क्वेश्चन हमने ऊपर किया था क्यूब का जिसमें फॉर्मूला था, एंड दिस इज आल्सो फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये पहले क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं, दैट इज x क्यूब माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सो x क्यूब माइनस x में से मैं क्या कर लूंगा, मैं x को कॉमन ले लूंगा, x को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x को जब मैं कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 आ जाएगा। नाउ दिस x स्क्वायर -1 का -1 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, तो फिर ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, तो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b इंटू a प्लस b। So this will be limit x approaches to -1 x अपनी जगह पे, एंड x स्क्वायर -1 को मैं क्या ओपन करूंगा, x -1 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सो x प्लस 1 और x प्लस 1 विल गेट कैंसल हियर, सो द लिमिट x अप्रोचेस टू -1 यहाँ पर रह जाएगी और हम इस पर लिमिट प्लग इन कर देंगे, तो जहां जहां पर x है उसकी जगह पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर एक तो -1 आएगा, तो दिस विल बी -1, यहाँ पर भी -1 आएगा एंड ये भी -1 अपनी जगह पे आ जाएगा। So -1 and -1 will be -2. -2 into -1 will be +2. So my answer will be +2. So because why? -1 और -2 जो है माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। Which of the following is true about a parallelogram? तो कौन सी बात पैरेललोग्राम के लिए ट्रू होगी? A parallelogram is a figure कि जिसके अंदर ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो the opposite sides are parallel. So that is a parallelogram. So this side will be parallel to this one, and this side will be parallel to this one. And remember that the sum of angles of a parallelogram is always 360 degrees. So a rectangle or a square is also a parallelogram because उसके केस में ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होगा, and this will also be 90. So when I will be summing them all, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास? आंसर मेरे पास 360 डिग्रीज ही आएगा, आंसर मेरे पास 360 डिग्रीज ही आएगा, राइट।
तो ये सम अप होके 360 डिग्री हो रहे हैं। यहाँ पे 4 चॉइसेस थी और इसमें एक जो चॉइस थी, अब ये देखें अगर कि क्या ये क्या 360 बन रहे हैं, तो 70 और 30 इज 100, 190। 190 में जब मैं 150 प्लग इन करूंगा, ऐड करूंगा मैं इसमें, सॉरी प्लग इन किया गया, मैं इसको ऐड करूंगा। सो 150 में जब मैं 190 को ऐड अप करूंगा, तो दिस विल बिकम 340। ये तो 340 बन रहा है, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पैरेललोग्राम। तो बहरहाल ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो ऑप्शन डी के अंदर था बोथ चॉइस ए एंड सी। तो ए एंड सी दोनों बन रहे थे क्योंकि सी के अंदर भी जो एंगल्स थे उनका सम वाज आल्सो इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर आपके एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, याद रखिएगा, अगर आपके एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा तो दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो ये जो है पैरेललोग्राम होगा। साइन इज नेगेटिव एंड टेंजेंट इज पॉजिटिव, द एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अगर साइन नेगेटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव है, tan की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सो कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास? राइट, सो ए सी टी एस, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन अगर नेगेटिव है और tan अगर पॉजिटिव है, तो tan तो पॉजिटिव होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट के अलावा। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर तो वो कहता है साइन भी पॉजिटिव है, tan भी पॉजिटिव, फिर तो मैं फर्स्ट को करता। तो फर्स्ट स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, सी स्टैंड्स फॉर कॉस, टी स्टैंड्स फॉर tan, एस स्टैंड्स फॉर साइन। सो ए सी टी एस एट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो tan तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, एंड यस tan के अलावा और tan का रेसिप्रोकल जो कॉट है उसके अलावा सारे यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, तो साइन यहाँ पर नेगेटिव ही होगा। तो द आंसर इज दैट इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल टू 1, दिस इज एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एलिप्स। तो बेसिक कॉनिक्स आती हैं, डेफिनेशंस आती हैं। एलिप्स, एलिप्स, तो एक आध क्वेश्चन बेसिक कॉनिक्स का हो सकता है, सीबीटी बेस्ड टेस्ट है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन हो सकता है। तो दिस इज एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। तो ये इक्वेशन जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। ये एलिप्स की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। अगेन पोलिनोमियल का क्वेश्चन है, एक्स इज -2 इज अ फैक्टर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। दिस इज इजी पीजी, यहाँ पे हम प्लग इन कर लेंगे। यहाँ पे जब हम इसको प्लग इन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब -2a एक्स स्केयर प्लस एक्स -1। एक्स की जगह पे 2 प्लग इन करेंगे तो पी ऑफ 2 आ जाएगा। पी ऑफ 2 क्या आएगा? 2 का क्यूब -2 इंटू ए अपनी जगह पे 2 का स्केयर प्लस 2 -1। तो 2 का क्यूब क्या आएगा? 2 का क्यूब क्या आएगा मेरे पास? तो 2 का क्यूब विल बी 8, 2 का स्केयर इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, दैट इज -8a प्लस 2 -1। जब उसमें रूट प्लग इन होगा, यानी x इक्वल टू 2 प्लग इन होगा, तो द आंसर शुड बी इक्वल टू 0, राइट। 8 एंड 2 इज 10, 10 में से 1 चला गया तो क्या हो जाएगा? 9। so this will be -8a plus 9 is equal to 0, and this will be -8a is equal to -9। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू 9/8 आ जाएगी। a की वैल्यू जो है वो 9/8 आ जाएगी। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ऊपर हमने देखा है ना कि एक्स स्केयर बाय ए स्केयर की फॉर्म हो प्लस वाई स्केयर बाय बी स्केयर की फॉर्म हो इक्वल्स टू 1 हो, तो बेसिक डेफिनेशन याद रखें। बाय डेफिनेशन दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ठीक है जी। y इज इक्वल टू x -1 का होल स्केयर -9 इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, यू शेप्ड पैराबोला की इक्वेशन है ये। तो यू शेप्ड पैराबोला की इक्वेशन बनती है ये। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या बनती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनती है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्केयर प्लस के। सो अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो ये क्या है? ये पैराबोला है, पैराबोला है। सो वर्टेक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन की फॉर्म में ये लिखा है। ठीक है, पैराबोला है ये। ठीक है, सो इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लें क्योंकि वो भी पास एग्जाम्स का हिस्सा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये आया हुआ है पेपर के अंदर। क्वेश्चन ये है कि ये इक्वेशन गिवन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय बी स्क्वायर -4ac, दैट इज गिवन बाय बी स्क्वायर
minus 4ac. So that is given by d is equal to b square minus 4ac. So this is discriminant. So quadratic equation में x square का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट जो है वो c होता है. डिस्क्रिमिनेंट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ b square minus 4ac. b square minus 4ac. अब डिस्क्रिमिनेंट बताता क्या है? विदाउट solving for the value of x, you can tell about the nature of the roots. So if the discriminant's value is greater than 0, so it means that you will be having two distinct and real roots. So if d is a perfect square, the roots are rational, and if d is not a perfect square, then then the roots are irrational. अगर d equal to 0 आए तो हम कहेंगे रियल और रिपीटेड रूट्स हैं, और अगर d लेस देन 0 आए तो हम कहेंगे कम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स हैं. तो ये डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज को लाजमी आपने एक दफ़ा देख लेना है, और समटाइम्स ये पेपर के अंदर जो है वो आपके पास एग्जाम के अंदर आई हुई. अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए एक इक्वेशन के लिए, और जो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है, अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट जो है वो क्या है? रैशनल है. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरैशनल है. यानी फॉर एग्जांपल आपने डी निकाला एक इक्वेशन के लिए और वो आया 25, और एक इक्वेशन गिवन है, एग्जामिनर आपको कह देता है कि जी आप ये बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, तो आपने 20 स्क्वायर माइनस 4ac के साथ उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डी की वैल्यू 25 आ गई, या लेट से 49 आ गई, या परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो आप बताए आप वहाँ पर मार करेंगे जो रूट जो है वो क्या है? वो रैशनल है. रूट्स क्या है? रैशनल हैं. तो रूट्स आर रैशनल. सो इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन लेट से सपोज कि डी की वैल्यू लेट से आई है 19, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप कहेंगे रूट जो है वो इरैशनल है. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो आप कहेंगे रूट्स रियल एंड रिपीटेड है. और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, लेट सपोज डी की वैल्यू लेट से आ गई -13, उस केस में आप कहेंगे कि इमेजिनरी या कम्प्लेक्स रूट्स. इमेजिनरी या कम्प्लेक्स रूट्स, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स रूट्स है. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 30, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री या 90 डिग्री के इक्वल होगी. यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हुई है क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन था साइन इनवर्स ऑफ 1/2 सॉरी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2. तो बताइए किसके इक्वल होगा? तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्रीज, कॉस इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्रीज. 30 और 60 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्रीज आ जाएगा. तो ये 90 डिग्रीज आएगा. तो ये आंसर इस केस में क्या आ जाएगा? 90 डिग्रीज. कह रहा है इन द फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. इन द फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो 3x + 10 एंड 5 × x - 2 गिवन है. तो दोनों को हम क्या कर लेंगे? दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे. तो दोनों को हम क्या कर लेंगे? इक्वेट कर लेंगे. तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो तो आमने सामने बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं. तो ये आ जाएगा 3x + 10 = 5x - 5 × 2 10. तो -10 तो हम जो है वो लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे. तो 10 -10 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +10. या आ जाएगा 5x. 3x को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, हो जाएगा -3x. तो 5x में से 3x को हम माइनस करेंगे तो पीछे आ जाएगा 2x. और 10 + 10 क्या हो जाएगा? 20. 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10. तो x की वैल्यू क्या आ गई है? 10 आ गई. x की वैल्यू जो है वो 10 आ गई है. आगे कुछ एनालिटिकल ज्योमेट्री की चीज़ें हैं. ठीक है, ये मैंने कंपाइलेशन में कंपाइल कर दी है, पहले इनकी बेसिक्स भी बताई हुई है. इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो एक जगह पे मैं कंपाइल कर दूंगा, एक जगह पे मैं बता दूंगा. उनको जो है ना फिर वहां से आप कवर कर लीजिएगा यूट्यूब वगैरह से, और जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी एक जगह पे आ जाएंगे. तो ये रीज़न जो थी ना, उसमें एक ये वाली के जो पीएमए के भी स्टूडेंट्स थे उनको भी इसी लेक्चर के अंदर मर्ज किया. उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि भाई तुम्हारा सिर्फ क्वान्टिटेटिव आता है, लेकिन मैं तो तुम लोगों को मैथ्स करवाता हूँ एडवांस भी. एनटीएस का भी एडवांस मैथ थोड़ा सा बेसिक मैथ से मिलता जुलता होता है. प्लस बैरिया ने और एयर ने क्या किया होता है कि एडवांस के अंदर भी बेसिक मैथ्स की कुछ चीज़ें ऐड की हुई होती हैं. ये मोहित वगैरह ने, फरीद वगैरह ने पहले क्वेश्चन दिए थे. एयर और बैरिया के टेस्ट में सिर्फ एक मसला होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, हर सवाल में से लेट से एक एक सवाल किया होगा. यानी पैराग्राफ एक है तो कॉम्प्रीहेंशन का लेट से एक ही उसमें से क्वेश्चन होगा. एनालिटिकल रीजनिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करवा देती है. एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्या होगा कि एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर एक ही पैराग्राफ होगा नीचे, या आईक्यू के अंदर एक ही सवाल होगा या पैराग्राफ होगा नीचे, एक ही क्वेश्चन पूछा होगा.
तो इस चीज़ का ख्याल बस बैरियर और एयर में रखना पड़ता है। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत एक्सट्रीम नहीं होता। हाँ, अब आप एक बंदे की प्रिपरेशन नहीं है तो वो तो यही कहेगा पेपर मुश्किल आया है। पेपर ना आता हो तो डेफिनेटली ये कॉमन सेंस की बात है ना कि आसान पेपर भी मुश्किल लगेगा, वरना पेपर आता हो तो मुश्किल पेपर भी आसान लगेगा। तो प्रैक्टिस करें, अब इन रेलिवेंट चीज़ों की करें। ईद के ऊपर अगर किसी को टाइम मिलता है तो वो चीज़ों को कवर करे, स्पेशली वो लोग कि जिनका सेकंड को या थर्ड या फोर्थ को टेस्ट आ रहा है। सेकंड, थर्ड या फोर्थ को क्या आ रहा है? टेस्ट आ रहा है। ठीक हो गया? सेकंड को, थर्ड को या फोर्थ को जिनका टेस्ट आ रहा है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से ईद के बाद मिलेंगे। ठीक है? संडे को तो क्लास नहीं हो सकेगी, भी संडे को मेरी वालदा की बरसी होती है, मैं पहले बता रहा हूँ, तो इसलिए को मुझे संडे को बॉदर ना करे। जो पढ़ाना था बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, पोर्टल पे पढ़ा हुआ है। आखिरी दिन है, तैयारी करो। सैटरडे को ईद का थर्ड डे अगर ना हुआ, ईद का थर्ड डे कब बन रहा है, तो हम उसको फिर कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, क्वेश्चन है तो वो आप बताएं, हम फिर आगे करते हैं। ठीक है जी। जी, तो कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताओ। मैंने टैब वैसे उतारा है इस वजह से कि वो मेरा ख्याल है हीटअप हो गया था। जी, चैट ऑन कर दिया बॉयज एंड गर्ल्स, चैट मैंने ऑन कर दी है, माइक एक्सेसेस भी दे दिए। चेक देयर आर क्वेश्चन तो बताओ। तो ये इसमें से ना बेहतर है कि पांच पेपर्स की इसकी कंपाइलेशन कर लें स्पेशली, ताकि डिफिकल्टी का भी आइडिया हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि क्या है उसमें और क्या नहीं है साथ। ठीक है जी। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर ये याद रखना कि पेपर पेपर में ना इनको करना है। ये ना हो कि अभी चीज़ें आसान लग रही हैं, पेपर में कंफ्यूजन का शिकार होकर चीज़ें जो है वो फिर मुश्किल लगें। ठीक है जी। तो जीके के लिए क्लास जो है ना वो शाम को करेंगे। आए हैं कुछ क्वेश्चन, कह रहे हैं पैराबोला वाला क्वेश्चन याद करें। ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। आदिल, तुम लोगों को तो वैसे ही नहीं है ना, तुम लोगों को तो वैसे ही कॉनिक करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अगर पीएम को सिर्फ टारगेट कर रहे हो तो जरूरत नहीं है। जैद, तुम लोगों को जरूरत नहीं है फिर कॉनिक के लिए। हाँ, चीज उसमें देखने वाली है कि इलिप्स की, सर्कल की, ये मैं वैसे सबको कह देता हूँ, इलिप्स की, सर्कल की, पैराबोला और हाइपरबोला की मेन इक्वेशन जो है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है या वर्टेक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन है या जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, उनकी वैल्यूज कर लो बस। बस उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, ये हैंग हुआ है। ये गर्मी की वजह से नहीं हैंग हो रहा यार, ये इंटरनेट स्लो है असल में ना। दूसरा तीसरा दिन मैं घर से क्लासेस ले रहा हूँ तो हमारे यहाँ पे ना ऑप्टिकल फाइबर खराब रहती है। ये तो आसान था यार। कौन कह रहा है क्वेश्चन 16 का? जैद आप कह रहे हो? जैद बेटा 16 तो आसान है, 16 तो आसान है। हाँ, ये तो इसकी कंपाइलेशन है ना, यही करो पास पेपर्स वाली इनके लिए, एडवांस मैथ में बेसिक। और एक और बड़ा इनका पॉपुलर सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो वाला। लॉ वाले में तो फिर क्वांटिटेटिव मैथ मैथ है ना। अच्छा ये देखो, एफ ऑफ एक्स जो है ना वो एक्स ऑफ 6 माइनस एक्स ऑफ 4 था ना। तो भाई ये क्या बात है, ये तो आसान सवाल है। इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं जैद, जल्दी बताओ। जैद, इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं लड़के? माइक अनम्यूट कर लो ना। तुमने खुद ही कहा 16 करवा दें, कौन सा करवाना है सवाल? जल्दी बताओ यार, जो सवाल है वो बताओ। जहां से बताओ मुझे। इसको तो नहीं कह रहे, 17 को तो नहीं कह रहे। बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना ना, अब रिकॉर्डिंग में देख लेना उसको। ये वाला अगर है, ये तो नहीं है, ये मुश्किल था। ये वाला देख लो ना, ये तो नहीं था। मैं इसलिए कहता हूँ ना पेन पेपर आके बैठा करो। जैद ये देख ले यार, ये तो नहीं था बेटा। ये मुश्किल सा लग रहा था थोड़ा सा। अच्छा बहरहाल, वो जब याद आया वैसे मुझे भेज देना, नहीं तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। मसला होगा तो मुझे बता देना रिकॉर्डिंग में से। ठीक है जी। अच्छा, तो ये है, सही है जी। तो इंशाल्लाह अब करें चीज़ों को अपने टाइम के मुताबिक, चीज़ें देखें। कल, आज से मतलब आज एक क्लास थी लास्ट, शाम को जीके वालों की इसकी लास्ट है। इंशाल्लाह फिर ईद के बाद जो है ना वो करते हैं। मैं स्केड्यूल भेज दूंगा। मसला होगा ईद के दौरान अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे चीज़ें बता देना, मैं कर दूंगा। आदिल मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो ना, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो। ठीक है, मिलते हैं जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।